नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं सुरभि तिवारी। बड़ी बहस की शुरुआत करेंगे तो आज एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग जारी है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में मतदान भी कर दिया है और इसी के साथ कई दिग्गजों ने अपने क्षेत्र में वोट डाला है। एमएलसी चुनाव में भी बीजेपी का जीतना काफी महत्वपूर्ण है। उधर अखिलेश यादव ने भी इस चुनाव में जीतने के लिए एड़ी और चोटी का जोर लगा दिया है। 36 एमएलसी सीटों में 9 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों की निर्विरोध चुने जा चुके हैं, जब 27 सीटों पर वोटिंग फिलहाल जारी है। ऐसे में बीजेपी समाजवादी पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। पूर्वांचल में कई सीटों पर सीधा तो कई जगहों पर त्रिकोणीय मुकाबला बन गया है। एमएलसी चुनाव में धनंजय सिंह, ब्रजेश सिंह और रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया जैसे बाहुबलियों के करीबी और रिश्तेदार के चुनावी मैदान में उतरने से लड़ाई और रोचक हो चुकी है। तो यूपी में एमएलसी चुनाव को लेकर के जंग लगातार तेज हो रही है और ऐसे में फिलहाल शाम 4 बजे तक वोटिंग आज होनी है। तो आज सुबह से ही वोटिंग की प्रक्रिया को शुरू किया जा चुका है। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने मत का प्रयोग कर लिया है। गोरखपुर में उन्होंने वोट डाल भी दिया है। यूपी विधान परिषद चुनाव 2022 के लिए वोटिंग आज की जा रही है। 27 स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान चल रहा है। 95 उम्मीदवार मैदान में है। अधिकांश सीटों पर भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि परिषद की स्थानीय पदाधिकारी क्षेत्र से 36 सीटों पर चुनाव में भाजपा ने 9 सीटों को पहले ही जीत लिया है, यानी 9 सीटों पर निर्विरोध अभी तक बीजेपी की तरफ से जीत हासिल की गई है, जबकि शेष 27 सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है। तो फिलहाल जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हरीश कुमार यादव ने भी अपना मतदान किया, गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने मत का प्रयोग करते हुए वोट डाला। ऐसे में तमाम अपने मतों का प्रयोग करने के लिए अधिकारी और साथी कार्यकर्ता भी सभी कोई यहाँ पहुंच रहा है, क्योंकि जो जनता की तरफ से चुने जाते हैं तमाम अधिकारी हैं और उन्हीं को लेकर के ये पूरी प्रक्रिया संपन्न करवाई जाती है। और इसको लेकर के जो जानकारी सामने आ रही है, फिलहाल 27 सीटों के लिए वोटिंग चल रही है, क्योंकि 9 सीटें पहले ही बीजेपी निर्विरोध जीत चुकी है। तो 12 अप्रैल को चुनाव के परिणाम भी घोषित हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश में 9 अप्रैल को एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग आज से शुरू हो चुकी है। आज शुरू हो गई है और वोटिंग सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक के लिए चलेगी। यूपी एमएलसी चुनाव में 36 सीटों के लिए मतदान होगा, जबकि 9 सीटों पर बीजेपी की पहले से बढ़त है और सीटों पर उसकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। साथ ही इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि एमएलसी चुनाव में भी ठीक पहले की तरह ही बीजेपी का दबदबा एक बार फिर से देखने को मिलेगा। तो देखिए, 12 अप्रैल को हालांकि नतीजे सामने आ जाएंगे। इस बार एमएलसी चुनाव में बीजेपी वोटिंग से पहले जिस तरीके से 9 सीटों पर पहले ही अपना कब्जा जमा चुकी है, ऐसे में उम्मीद और ज्यादा बीजेपी की बढ़ चुकी है, लेकिन समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर देती हुई जरूर नजर आ रही है। यूपी विधान परिषद की 36 से 9 सीटों पर जहां बीजेपी को बढ़त मिली है, तो वहीं समाजवादी पार्टी का इस पर भी कहना है कि किसी भी कीमत पर वो पीछे नहीं हटेंगे और ये लड़ाई आखिरी तक लड़ी जाएगी, क्योंकि उन्हें भी ये भरोसा है कि एमएलसी चुनाव में ही सही, लेकिन हो सकता है तख्ता पलट हो जाए। हालांकि ये तो 12 अप्रैल को नतीजे आने के बाद ही पता चल पाएगा। विधानसभा चुनाव की तरह ही बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कांटे की टक्कर एक बार फिर से मानी जा रही है। वहीं एमएलसी चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के कई उम्मीदवार ने अंतिम समय पर पर्चा वापस भी ले लिया था। बदायूं सीट पर समाजवादी पार्टी उम्मीदवार विनोद कुमार शाक्या ने पर्चा वापस लिया। यहां बीजेपी उम्मीदवार वागीश पाठक की जीत लगभग तय है। और सीएम योगी का ट्वीट भी इस बीच सामने आया, तो ट्वीट आपको बता देते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा है, नए उत्तर प्रदेश के निर्माण और सुशासन की विजय हेतु उत्तर प्रदेश स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्रों के विधान परिषद द्विवार्षिक चुनाव में गोरखपुर में मतदान कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। तो योगी आदित्यनाथ ने इस बात की जानकारी दी कि गोरखपुर में ही उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया और साथ ही उन्होंने बाकी लोगों से भी और अपने कार्यकर्ताओं से भी ये उम्मीद जताई है कि जल्द ही वो भी मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे, अपने मतों का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से देखिए अभी कांटे की टक्कर हालांकि देखने को मिल रही है। ऐसे में उम्मीद यही जताई जा रही है फिलहाल कि जो 12 अप्रैल को नतीजे आएंगे, तो 12 अप्रैल को नतीजे आने से पहले ही बीजेपी अपनी जीत का परचम लहराना चाह रही है, यानी एक भरोसा बीजेपी को पहले से नजर आ रहा है। तो चलिए इसी के साथ अब चर्चा की शुरुआत करेंगे और इस चर्चा की शुरुआत से पहले मैं आपसे तारुफ करवा देती हूं अपने खास मेहमानों का, क्योंकि खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ जुड़ चुका है। पंकज रस्तोगी जी है हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, राजीव रंजन जी है, राजनीतिक विश्लेषक है, सत्येंद्र सिंह जी है, राजनीतिक विश्लेषक है। आप तीनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सबसे पहले पंकज जी, आपसे जानकारी चाहूंगी
क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिस तरीके से देखिए एमएलसी चुनाव को लेकर के पहले ही बीजेपी ने ताल ठोक दी और ये कहा है कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने अपना डंका बजाया था, एक बार फिर से अपना परचम एमएलसी चुनाव के दौरान भी लहराएगी। क्या कहेंगे? पंकज जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? पंकज जी, शायद आपका ऑडियो अभी तक अनम्यूट नहीं हुआ है। चलिए ठीक है, तब तक पंकज जी के पास लौटेंगे, लेकिन राजीव रंजन जी का फिलहाल रुख कर लेते हैं। राजीव रंजन जी, आपसे जानेंगे कि फिलहाल आप क्या मानते हैं, जिस तरीके का फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है, 9 सीटें तो पहले ही बीजेपी के कब्जे में हैं, लेकिन जो 27 सीटें अभी बाकी हैं, 27 सीटों पर क्या कुछ हो सकता है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, ये जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं, तो स्थानीय निकाय के मतलब इन चुनावों में वोटर जो है लोकल बॉडी के लोग होते हैं, उसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि होते हैं। इसमें पहले भी जो चुनाव का ट्रेंड रहा है, सत्ताधारी दल 30-31 सीटें जीत लेता था। इसके पहले भी जब समाजवादी पार्टी के पास बहुत कम सीटें थी भारतीय जनता पार्टी की तुलना में, कि भारतीय जनता पार्टी के पास 273 सीटें आज हैं, तो अगर इसकी तुलना में देखेंगे तो पहले भी 30, 31, 32 सीटें पार्टियां जीतती रही हैं। और हमको लगता है कि कहीं कोई लड़ाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अधिकतम सीटें, मुझे लगता है कि 34-35 सीटें इसमें जीत सकती है, ऐसा मेरा अनुमान है। और समाजवादी पार्टी का जो असली गढ़ आजमगढ़ जिला है, जहां की 10 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी जीत चुकी है, हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से वहीं समाजवादी पार्टी लड़ाई में ही नहीं है। तो कुल मिला के ये चुनाव एक तरफा होगा, तो जिसका परिणाम भी एक तरफा होगा, ऐसा मेरा मानना है जी। लेकिन देखिए, जिस तरीके से मान लीजिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच तो कांटे की टक्कर देखने को मिली रही है, फिलहाल असमंजस की स्थिति यह भी है कि पहले ही चुनाव के पहले ही कांग्रेस ने तो अपना हाथ खड़ा कर दिया, लेकिन अब ये देखना है कि फिलहाल जो कांटे की टक्कर दो प्रमुख पार्टियों में बनी हुई है, ऐसे में एक और जहां बीजेपी ये दावा कर रही है कि उनकी जीत पक्की है, समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं ये कह रही है कि आखिरी तक ये लड़ाई लड़ी जाएगी। नहीं, देखिए, ये चुनावी राजनीति है और कोई भी पार्टी पहले दिन पहले ही समय कैसे मान लेगी कि वो चुनाव हार रही है। तो बस यही है, इसको यही समझिए, बाकी इसमें कोई बहुत लड़ाई नहीं है और भारतीय जनता पार्टी अधिकतम सीटें जीतेगी, ऐसा मेरा मानना। चलिए ठीक है, सत्येंद्र जी का एक बार रुख कर लेते हैं, फिर पंकज जी के पास भी लौटेंगे। सत्येंद्र जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि एमएलसी चुनाव को लेकर के क्या लगता है, क्योंकि विधानसभा में तो बीजेपी ने अपना परचम वाकई लहरा दिया था और हर किसी ने इस बात को कबूल लिया कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने एक समय पहले ही कहा था एक इंटरव्यू के दौरान कि 20 और 80 का मुकाबला होगा, उस हिसाब से ठीक वैसा ही हुआ भी। विधानसभा चुनाव में हमने वो रिजल्ट्स भी देखे थे, लेकिन एमएलसी चुनाव की जब हम बात कर रहे हैं, निकाय चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी यहाँ पर तख्ता पलट कर देगी? देखिए, तख्ता पलट की संभावनाएं तो दूर दूर तक नहीं है। और जैसे आप लोग कह रहे हैं कि बहुत ही कांटे का मुकाबला है, कांटे का मुकाबला तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। 2 कारणों से समझने की हमें जरूरत है। एक तो ये है कि जैसे अभी हमारे राजीव रंजन साहब ने भी बताया कि जो भी पूर्व में सत्ता में जो भी रहे हैं, उनका जब एमएलसी चुनाव में जब आते हैं तो अच्छा खासा सीट लेके जाते हैं। मतलब वो एक प्रकार से समझिए कि 2/3 तो वहां पे निकालते ही निकालते हैं। अगर हम 36 की बात करें, मोटा मोटा 40 भी मान लें और 30-31 सीटें निकल रही, तो 2/3 आपका आराम से वहां पे निकल जा रहा है, 3/4 इनफैक्ट निकल रहा है। तो वहां पे लड़ाई तो वैसे भी नहीं होती। लेकिन दूसरी बात ये भी समझने की आवश्यकता है कि जब ये विधानसभा के इलेक्शंस का जब रिजल्ट आ जाता है, तो एक फ्रेम ऑफ माइंड लोगों का जो भाजपा है उसने 2 सरकार बना लिया, इसको कहीं ना कहीं वोट करते हैं कि भाई इसको किया जाए, कंसोलिडेट किया जाए और मजबूती की जाए, ताकि अपनी जो भी नीतियां हैं, जो भी चीजें हैं, उसको आगे बढ़ा पाए। तो मोटा मुझे लगता है कि और ऐसा ना हो कि क्लीन स्विप यहाँ पर भाजपा पूरा कर सकती है।
सत्येंद्र जी आपके ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, मैं आपके पास लौटूंगी। पंकज जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। पंकज जी आपका रुख करूंगी। आप अभी आपसे जब मैंने सवाल किया था तो मैंने सीधा सवाल यही पूछा था कि फिलहाल जिस तरीके की सियासी लड़ाई देखने को मिल रही है, कहीं पर यह माना जा रहा है कि सीधा सा मुकाबला है, लेकिन कई ऐसे जगह भी हैं जहां पर कहा जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला भी साबित हो सकता है, क्योंकि बाहुबली भी मैदान में है, उनके परिवार के लोग भी मैदान में हैं। तो इसको हम किस तरीके से देख सकते हैं? देखिए, एक बात समझ लीजिए सुरभि जी, ये योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था विधानसभा चुनाव के दौरान की 80-20 का मुकाबला है, वही कहावत इसमें भी चरितार्थ होने जा रही है। योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा था कि जो है 80-20 का मुकाबला रहेगा विधानसभा चुनाव में जी, उसी प्रकार से ये होने जा रहा है। और ये सीधी सी बात समझ लीजिए कि इसमें 36 सीटों के ऊपर चुनाव हो रहा है और ये ग्रामीण बेल्ट का चुनाव है। ग्रामीण जनता के नुमाइंदे इसमें वोट देते हैं, जैसे पंचायत सदस्य, बीडीसी मेंबर और जिला पंचायत अध्यक्ष और तत्कालीन विधायक, ये लोग उसमें वोटिंग करते हैं। 100 सीटों का ये सदन है। 100 सीटों के सदन में ये 36 सीटें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसमें तमाम वर्ग के लोग आते हैं, जैसे शिक्षक वर्ग के लोग का प्रतिनिधित्व रहता है विधान परिषद में, और ग्रेजुएट के लोगों का रहता है, और कुछ लोग क्या नाम है उससे भी चुने जाते हैं, जो विधायकों द्वारा चुने जाते हैं, उनके द्वारा भी चुने जाते हैं। और जिस तरह से आपके चाहे कल्याण सिंह की सरकार रही हो, चाहे राजनाथ सिंह की सरकार रही हो उत्तर प्रदेश में भाजपा की, चाहे रामप्रकाश गुप्ता की सरकार रही हो, किसी ने भी विधान परिषद में अपना बहुमत नहीं पाया। भाजपा की सरकार की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत मिलना तय है, और बहुमत क्या, प्रचंड बहुमत, करीब 70 से 80 सीटें पूरा टोटल बहुमत हो जाएगा। इस चुनाव में जिस तरह के आसार दिख रहे हैं, 36 में से मान के चलिए 35 सीटें, करीब 34-35 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आती दिखाई दे रही है। अच्छा, लेकिन पूर्वांचल की कई सीटों पर फिलहाल ये कहा जा रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं मुश्किल में पड़ सकती है। आप कह रहे हैं कि 36 में से 34 से 35 सीटें मान करके चलिए कि बीजेपी के खेमे में जाएगी, तो ये आप किस हिसाब से कह रहे हैं, जरा एक बार समझाने की कोशिश कीजिए। देखिए, एक बात समझ लीजिए सुरभि जी की ये चुनाव ग्रामीण बेल्ट के विकास का चुनाव है, और जो भी पिछले, अगर आप चुनाव का विश्लेषण करें, जो पिछले चुनाव हुए हैं एमएलसी के, जो ये मतलब जो ग्राम प्रधानों और जो बीडीसी मेंबर और उसके द्वारा चुनी जाती है, तो जो सत्ताधारी दल होता है उसी को ज्यादातर वोट मिलते हैं। इसका रीजन ये है कि ये जनमानस जानता है कि अगर क्या नाम है प्रदेश में, अगर वहाँ ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना है, तो अगर हमने जो सत्ताधारी दल है उसके साथ चलेंगे तभी उस क्षेत्र का विकास हो पाएगा। तो ये बात है। उत्तर प्रदेश के 826 ब्लॉक प्रमुख हैं, और क्या नाम है बीडीसी मेंबर्स हैं, और पंचायत अध्यक्ष 75 जिलों के, और पंचायत सदस्य भी। ये बहुत बड़ी तादाद है। ये निश्चित मान के चलिए कि ये सीधे सीधे ग्रामीण विकास का चुनाव है, और जो इसमें वोटर हैं वो भी ग्रामीण विकास के ही नुमाइंदे होते हैं। तो वो इस बात को निश्चित मान के चलिए, उनको उस क्षेत्र का विकास चाहिए। और जिस तरह से पंचायत इलेक्शन निकाय के हुए उसके बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के लिए 3000 से 3500 करोड़ रुपया सैंक्शन किया, और वहाँ पे काम भी शुरू हो गए। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और 826 ब्लॉक प्रमुखों में से करीब 760 के संख्या में 726 करीब 750-60 जो ब्लॉक प्रमुख है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि इसमें जीत की प्रबल संभावना भारतीय जनता पार्टी की है। और योगी आदित्यनाथ जैसा कहते रहते हैं कि 80-20 का ये चुनाव है, तो ये भी चुनाव ये मान के चलिए 80-20 में ही खाते में जाके गिरेगा, और भाजपा को इसमें प्रचंड बहुमत मिलना तय है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी भी उतारे हैं, बहुत से दूसरे दलों से भी उन्होंने बीजेपी का दामन थामा, और वो वहां पर अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। इसका भी फायदा भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से मिलता हुआ दिख रहा है। ये निश्चित मान के चलिए, ये इसको कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। और जिस तरह से 275 सीटें, 273 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने सदन में, विधानसभा में हासिल की, उसका भी कहीं ना कहीं लाभ क्या भारतीय जनता पार्टी को मिलना सुनिश्चित है। इसको आप इनकार नहीं कर सकते हैं। और ये निश्चित मान के चलिए कि इस बार जो है उच्च सदन में भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत होगा। जिस तरह से बहुमत है, ये निश्चित है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता। आप देख लीजिएगा। ठीक है पंकज जी, ये तो आप दावा कर रहे हैं, हालांकि 12 अप्रैल को तो नतीजे जब आएंगे तो वो तो पता चलेगा ही। एक बार राजीव रंजन जी, दोबारा मैं आपका रुख करना चाहूंगी। अभी आपने पंकज रस्तोगी जी को सुना। पंकज रस्तोगी जी तो खुले तौर पर ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिली थी, और कहीं ना कहीं ये एक तरीके से दर्शा रहा है कि जहां एक और आम जनता को भरोसा है बीजेपी पर, तो फिर एमएलसी चुनाव में भी आखिर कैसे बीजेपी मात खा सकती है। समाजवादी पार्टी भले ही कांटे की टक्कर दे रही हो, लेकिन
पंकज रस्तोगी से साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर तो हो ही नहीं सकती है। नहीं, पंकज जी का कहना बिल्कुल सही है, और बल्कि पंकज जी की बात में मैं एक बात और जोड़ूंगा कि ये 80-20 का भी मुकाबला नहीं है। 20% सीटें भी समाजवादी पार्टी को नहीं मिलने जा रही हैं। और हमारे पास जो जानकारी है, पूर्वांचल की 2 सीटें बनारस और आजमगढ़ जी, इन 2 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी संघर्ष में है। और उसमें भी जिससे संघर्ष है, जैसे कि आजमगढ़ में यशवंत सिंह एक एमएलसी हैं, उनके पुत्र यशु सिंह चुनाव लड़ रहे हैं जी, और उन्हीं के साथ भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी यशवंत सिंह को पार्टी से निकाल दिया 6 साल के लिए इसी चुनाव को लेके। तो आजमगढ़ में या तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी या तो यशु सिंह जीतेंगे। समाजवादी पार्टी वहां लड़ाई में है ही नहीं। लेकिन राजीव जी, आपने 2 सीटों का जिक्र किया, आपने काशी का जिक्र नहीं किया। पूर्वांचल सीटों की जब बात करें, नहीं 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 नहीं, हमारी बात पे आपने ध्यान नहीं दिया। हमने बनारस कहा, बनारस मतलब काशी जी। अब अच्छा, काशी में क्या है कि वहां से ब्रजेश सिंह एमएलसी हुआ करते थे, इस समय जेल में हैं ब्रजेश सिंह। और ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह वहां चुनाव लड़ रही है निर्दलीय, और उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने यह आरोप भी लगाया था कि स्थानीय कैडर उनकी मदद कर रहा है, ब्रजेश सिंह की पत्नी की अन्नपूर्णा सिंह की। तो वहां पे जो स्थिति है, वहां भारतीय जनता पार्टी संघर्ष में है। और शायद वहां हमको लगता है कि जो स्थानीय समीकरण है, ब्रजेश सिंह के परिवार का वहां जो समीकरण है, वो हमको लगता है कि शायद अन्नपूर्णा सिंह वहां चुनाव जीत जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव हार सकती है निर्दलीय के हाथों। जी, तो आजमगढ़ और काशी, इन 2 सीटों पर यह संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी को कड़ी लड़ाई झेलनी पड़े। उसके अलावा अन्य सीटों पर कोई बहुत लड़ाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा ये चुनाव। चलिए ठीक, आपने भी यही कह दिया कि एक तरफा चुनाव होने जा रहा है। दिलीप जी का एक बार माफ कीजिएगा, सत्येंद्र जी का रुख करना चाहूंगी। सत्येंद्र जी, अभी अगर आपने दोनों लोगों की बातें सुनी होगी, चाहे राजीव जी कह रहे हो चाहे पंकज जी कह रहे हो, तो दोनों ने कहीं ना कहीं इस पूरे चुनाव को एक तरफा ठहरा दिया है। यानी कि ये कहना है कि कांटे की टक्कर किसी भी कीमत पर कहीं नजर नहीं आ रही है। भले 1-2 सीटें ऐसी है जहां पर बीजेपी को थोड़ी सी चिंता करनी पड़ रही है फिलहाल, लेकिन फिर भी एमएलसी चुनाव में भी प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिलेगी। देखिए, ये बात तो सभी कह रहे हैं, मैंने भी यही बात कही थी कि यहाँ पे लगभग क्लीन स्वीप करते हुए भाजपा दिखाई दे रही है। जैसे आप शुरू में ही कहा कि भाजपा जो है वो दावा कर रही है कि वो पूरी सीटों को लेके जाएगी या बहुत ज्यादातर सीटों को जीत के लेके जाएगी, लेकिन नियरेस्ट कंटेस्टेंट है सपा, जिसको आप कह रहे हैं कि सपा जो है नियरेस्ट कंटेस्टेंट है काफी, तो उनकी भाषा को आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए। वो कह रहे हैं कि आखिरी दम तक लड़ेंगे, पूरी हम सीटों को जीत के ले आएंगे। वो कह रहे हैं कि हम आखिरी दम तक संघर्ष करेंगे, युद्ध करेंगे। तो उनका ये जो मानसिकता है, जो मनोविज्ञान के हिसाब से अगर आप देखें, तो वो खुद स्पष्ट करता है कि वो चुनाव में कहीं ना कहीं पीछे रह रहे हैं। त्रिकोणीय मुकाबला एक दो जगह है, जैसे आपने वाराणसी का है तो वहां पे त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है। बाकी सब जगहों में आपने कांग्रेस पीछे है, उसने विड्रॉ कर लिया कई सारी जगहों से। तो एक मोटा मोटा जो है वो आप देखेंगे कि जो ट्रेंड चलेगा वो सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ है। और भाजपा जिस हिसाब से अपना पीछे लगातार यूपी में दिख रहे हैं कि आप अच्छी खासी सीटों के साथ वो आगे बढ़ रही है, जो उनकी विचारधारा है उसको बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर ये भी होता है कि यहाँ पर जो है आम व्यक्ति यहाँ पे चुनाव में वोट देने के लिए नहीं है। यहाँ पे प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, तो उनका एक अलग तरीके का दृष्टिकोण होता है। वो अपने जो जानकारियां हैं, जो उनका ज्ञान है, जो उनका अनुभव है, उसको वो अलग तरीके से वोट करते हैं। और कमोबेश अगर आप केवल ये मान लें कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो उसमें करीबन 3/4 सीट लेके जाती है, 2/3 से 3/4 के बीच में लेके जाती है, वो स्पष्ट करता है कि वो इसको लेके जाएंगे। कंटेस्टेंट यहाँ पे नियरेस्ट आपके पॉसिबल जो डिफेंड करने की सीटों पे वो है ही नहीं, वहां पे वो कॉन्टेस्ट ही पेश नहीं कर पा रहे हैं। तो मोटा मोटा ये लवोलुआब यही है कि पूरी की पूरी अगर हम मानेंगे तो लगभग क्लीन स्वीप की तरह हम उसको देख रहे हैं। क्लीन स्वीप तो आपने कह दिया, लेकिन जब प्रतापगढ़ का जब हम जिक्र करते तो देखिए प्रतापगढ़ में भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से राजा भैया का पहले से बोलबाला है, उनको हर कोई जानता है। यहाँ पर भी माना जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। तो क्या लगता है कि चाहे देखिए अब आजमगढ़ का जिक्र तो हो गया, काशी का भी जिक्र हुआ, लेकिन प्रतापगढ़ का जिक्र भी जब आता है तो प्रतापगढ़ में ये जिस तरीके से राजा भैया का नाम सामने आ जाता है, अब ऐसे में ये त्रिकोणीय मुकाबला कितना रोमांचक हो सकता है? क्या बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं प्रतापगढ़ भी एक चुनौती के तौर पर सामने आ सकता है?
नहीं, ये बहुत अच्छा है कि देखिए, जब भी चुनाव हो, कोई कॉन्टेस्ट हो, जब तक उसके अंदर में मुकाबला ना हो, फिर उसमें जो रोमांच है वो नहीं रहता है। तो ज्यादातर सीटों पे आप देख रहे हैं क्लीन स्वीप की हम बात कर रहे हैं, कुछ सीटों पे दो पक्षीय कहीं ना कहीं का मुकाबला हो रहा है, और कुछ सीटों पे तीन पक्षीय यानी त्रिकोणीय मुकाबला है। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और फिर भी जैसे आप विधानसभा के रिजल्ट आने से पहले हम लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे, एक प्रकार से तो आपने सपा की सरकार भी, बहुत सारे चैनलों ने सपा की सरकार को भी बनाने का दावा करा दिया था। तो उसका ये मतलब नहीं है कि कहीं भाजपा वहां पे टक्कर में नहीं थी, इतनी टक्कर में थी कि 2/3 सीटों को लेके चली आई। तो ये रिजल्ट तो 12 तारीख को जो आएंगे वो बताएगा ही बताएगा, लेकिन कहीं कहीं कुछ सीटों पर जो रोमांचक त्रिकोणीय मुकाबला है वो इसको काफी हद तक आगे बढ़ा, मतलब अच्छा एक कंटेस्ट दे रहा है। और लोकतंत्र का मतलब भी यही कि क्लीन स्वीप होता हुआ हो या एक ही पार्टी लगातार जीत रही हो और वहां पे कोई कंटेस्टेंट प्रॉपर उसको नहीं पेश कर पा रहे चुनौतियां, तो वो एक मजा नहीं आता। तो ये कुछ सीटों पे जो ये है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है और ऐसे मुकाबले होने चाहिए। लोकतंत्र की मजबूती इसी से होती है। ठीक, चलिए इसी के साथ मैं राजीव रंजन जी का एक बार फिर से रुख करना चाहूंगी। राजीव जी, अभी आप जब सुन रहे थे ये तमाम बातें, और क्योंकि देखिए हर कोई, आप तीनों में से जब मैंने आप तीनों से सवाल पूछा तो तीनों का जवाब मुझे एक ही तरीके का मिला कि ये पूरा चुनाव ही एक तरफा हो रहा है। लेकिन जहां पर एक और समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी तो लगातार कोशिशें कर रही है, लेकिन आखिर विफलता क्यों मिल रही है समाजवादी पार्टी को? क्योंकि बीजेपी को तो अब भी बढ़त मिल रही है, चाहे आम जनता की तरफ से हो, चाहे उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से हो। लेकिन जब समाजवादी पार्टी की बात आती है तो एक वक्त पहले तक लगा था कि शायद हो सकता है कि इस बार कुछ ना कुछ नया देखने को मिल सकता है, रोमांचक हो सकता है मुकाबला। लेकिन जैसे आप लोगों ने भी कह ही दिया है कि एक तरफा होगा, तो फिर ये चूक क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से कहां हो रही है? क्या इस चीज को समझा जा सकता है? नहीं, देखिए, चूक की बात नहीं है। समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है। कम से कम अन्य दलों की तुलना में आप देखिए तो समाजवादी पार्टी ने हर सीट पर अपने उम्मीदवार दिए हैं और वहां लड़ने का प्रयास किया है। लेकिन अभी अभी विधानसभा चुनाव बीता है और इतना माहौल बनने के बावजूद समाजवादी पार्टी कहीं मुकाबले में नजर नहीं आई भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले। हालांकि सीटें उसकी जरूर बढ़ी, लेकिन 110 सीट और 273 सीट में बहुत लंबा फासला होता है जी। तो अभी अभी जो चुनाव बीता है उसका जो सेंटिमेंट है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। समाजवादी पार्टी खत्म हो गई या जमीन पर नहीं है, ऐसी बात नहीं है जरूर, लेकिन ये लोकल बॉडी के चुनाव है। और हमारे किसी साथी पैनलिस्ट ने अभी बोला था कि स्थानीय जनप्रतिनिधि ये चाहते हैं कि उनके क्षेत्र का विकास हो और इसीलिए वो सत्ताधारी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, सत्ताधारी दल को जिताना चाहते हैं। लोकल जो प्रधान होते हैं, बीडीसी होते हैं, जिला पंचायत होते हैं जी, ये सारे चाहते हैं कि सत्ताधारी दल के साथ उनका जुड़ाव रहेगा तो उनके क्षेत्र का विकास होगा। तो कुछ इस तरह की परिस्थितियां हैं। समाजवादी पार्टी जमीन पर इतनी कमजोर है ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ इस तरह की इस समय प्रदेश में राजनीतिक परिस्थितियां हैं कि समाजवादी पार्टी लड़ाई नहीं लड़ सकती। चलिए ठीक है, आपके पास लौटूंगी। दिलीप यशवर्धन जी, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ चुके, बहुत स्वागत आपका इंटर न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सबसे पहले दिलीप जी, सवाल यही है कि एमएलसी चुनाव हो रहे हैं, 9 सीटों पर पहले से ही बीजेपी अपना कब्जा जमा चुके हैं क्योंकि निर्विरोध पहले से चुने जा चुके उम्मीदवार। लेकिन जब बाकी 27 सीटों का जिक्र होता है, अभी जब मैं अपने तमाम मेहमानों से पूछ रही थी तो हर किसी ने सिर्फ यही कहा है कि एमएलसी चुनाव ये समझ लीजिए कि पूरा एक तरफा चुनाव होने जा रहा है क्योंकि बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है पार्टियों को। तो ऐसे में आपकी क्या राय है? इसमें कोई नई चीज नहीं है, ये रिजल्ट जो है वो पहले से पता होते हैं और अब पिछली सरकारों का भी रिजल्ट अगर आप बात तो जो सत्ता में रहती है ये चुनाव हमेशा उसी के फेवर में जाते हैं। और इस बार अगर भाजपा के फेवर में जाते हैं तो कोई बड़ी या अप्रत्याशित बात नहीं होगी। जब सपा की सरकार थी तो सारे एमएलसी के रिजल्ट मोस्टली सपा के खेमे में जाते थे। जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो बहुजन समाज पार्टी के खेमे में जाते थे। आज सपा की सरकार है तो सपा के खेमे में जाएंगी। ये ट्रेंड बहुत पुराना है और ये मान के चला जाता है कि सरकार होती है ये एमएलसी या लोअर कैटेगरी के जितने भी चुनाव होते हैं ज्यादातर इन्हीं के पक्ष में जाते हैं। उसका बहुत सारा कारण है। देखो अभी क्या है कि अभी विधानसभा के चुनाव हालिया हुए हैं, मार्च में सरकार बनी है तो लोगों के ऊपर भाजपा का कुमार है, ये कारण है। दूसरा, जो सरकार जो पार्टी सत्ता में आती है उसका इन्फ्लुएंस जनता के ऊपर रहता है। तो ये जो चुनाव होते हैं एमएलसी वाले या ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी वाले, इनमें शासन का प्रशासन का दोनों का बड़ा रोल रहता है।
और ओवरऑल एक तरीके से इन्फ्लुएंस का भी रहता है। तो इसीलिए माना जाता है कि जिसकी सत्ता है उसी के पक्ष में चुनाव जाते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे में देखिए पिछली बार भी ये देखा गया था कि कई जो नामांकन दाखिल किए गए थे बिल्कुल ऐन मौके पर वापस ले लिए गए थे और कई जगहों पर जिस तरीके से प्रत्याशियों को लेकर के खबरें सामने आई थी कि जानबूझकर उनका पर्चा फाड़ा गया। हालांकि कांग्रेस ने भी इस बार अपना विरोध इसी तरीके से जाहिर किया है, क्योंकि कल हमारे साथ कांग्रेस के गेस्ट जुड़े हुए थे, मैंने उनसे सवाल पूछा था तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि एमएलसी चुनाव में वो इस वजह से भी हिस्सा नहीं लेना चाहते क्योंकि उनको पता है, पहले से सारी चीजें पता है कि बीजेपी किस दम पर जीतती है। वो इशारा एक और यही था कि कहीं ना कहीं गुंडागर्दी करके जीता जाता है, लेकिन समाजवादी पार्टी तो इस तरीके से कोई जवाब या कोई बयानबाजी नहीं कर रही है। समाजवादी पार्टी तो चुनावी मैदान में उतरी है, तो क्या हम एक तरीके से ये मान ले कि समाजवादी पार्टी जहां विधानसभा चुनाव में भी नतीजे हम देख ही चुके हैं, वो कहीं ना कहीं अपना एक तरीके से पूरी सिमट करके रह चुके हैं, सुपड़ा साफ हो चुका है तमाम राज्यों से। एमएलसी चुनाव में भी क्या वो खौफ था जिस वजह से पहले ही कदम पीछे खींच लिए गए? कोई दो राय नहीं। देखिए कांग्रेस के पास अब सिवाय बयान देने की कुछ बचा नहीं। विधानसभा चुनाव में उसने अपना हक दिखा, 2017 में अपना हक दिखा, 2012 में अपना हक दिखा, और इसमें पूरे देश में देखिए कांग्रेस का पतन धीरे धीरे होता जा रहा है। तो जब आप मेन स्कीम में नहीं है, यानी कि मेन चुनाव में आपके पक्ष में बिल्कुल भी वोटिंग नहीं हुई है, तो इस चुनाव में एमएलसी के चुनाव में तो वोटिंग होगी ही नहीं। समाजवादी पार्टी के पास जो सा कारण ये है कि समाजवादी पार्टी लेकर के आई है और समाजवादी पार्टी का नीचे स्तर पर वोट बैंक का इन्फ्लुएंस अच्छा है, इसलिए समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है कि वो विधानसभा में ना सही तो विधान परिषद में अपने लोगों को लेकर के कहीं ना कहीं मजबूत विपक्ष बनने की ऑलरेडी है समाजवादी पार्टी। लेकिन अगर दोनों सदनों में उसकी सीटें बढ़ जाती हैं तो इनकी लड़ाई और मजबूत हो जाएगी और ये आगामी 2027 का जो रण सजेगा उस रण को लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी को आसानी हो जाएगी। कांग्रेस अब खत्म हो चुकी है। कांग्रेस सिवाय प्रोपेगेंडा के देखिए किसी तरीके से न्यूज में रहना है कांग्रेस को, तो न्यूज में रहने का सबसे बढ़िया तरीका है कि कोई ना कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करी जाए और सरकार पर इल्जाम लगाया जाए या इस तरह का कोई ना कोई उल्टा सीधा बयान दिया जाए ताकि वो मीडिया में चले, पेपर में छपे, ताकि लोग कांग्रेस को जानते रहें। कांग्रेस धीरे धीरे इतिहास बनने की कगार पर है और वो ऐसा ही करती भी जा रही है कि वो अपने आप को इतिहास में समेट ले। समाजवादी पार्टी अभी लड़ाई में है। समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव जी अभी बहुत युवा है, उनके सामने पूरा भविष्य पड़ा है, राजनीतिक भविष्य पड़ा है। इसलिए इस बार वो भले चुनाव हार गए, ये बात मैंने पहले कई बार कही है कि भले वो चुनाव हार गए, सत्ता में नहीं आए, लेकिन एक तरीके से समाजवादी पार्टी ने बहुत बड़ी जीत हासिल करी है इस चुनाव में। 35 सीटों से 111 सीटें, यानी 3 गुना बढ़त हो जाना ये मायने रखता है। वो तब जब भाजपा की लहर चल रही हो, भाजपा के फेवर में सारी चीजें हो, उसके बावजूद भी 3 गुना सीटें आपने बढ़ाई और बहुतायत सीटों पर 100, 150, 200, 300, 500 के अंतर पर भाजपा जीती है। तो इसका मतलब फाइट बहुत तगड़ी थी। तो समाजवादी पार्टी को ये बात शायद ठंडे दिमाग से समझ से आ गई होगी कि वो थोड़ी और कोशिश करेंगे तो 27 का चुनाव शायद वो निकाल सकते हैं और यहाँ एमएलसी के चुनाव में वो अपने दूसरे सदन में भी मजबूती दर्ज करा सकते हैं। समाजवादी पार्टी को चलिए ठीक, दिलीप जी आपके पास लौटूंगी। पंकज जी एक बार फिर से मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए जब हम मिर्जापुर या सोनभद्र का भी जिक्र करते हैं तो पहले हमने ये देखा था कि हालांकि जब प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हुई थी समाजवादी पार्टी की तरफ से, रमेश यादव चुनावी मैदान में तो उतरे थे, लेकिन फिर बिल्कुल ऐन मौके पर उन्होंने अपना पर्चा वापस ले लिया। तो ऐसे में जो बाकी की 9 सीटें भी बताई जा रही है, 9 सीटों पर इसी तरीके से एक एक करके ऐन मौके पर आते आते तमाम जो प्रत्याशियों ने अपने पर्चे वापस लिए हैं और उसके बाद से बीजेपी को एक बढ़त खुद ही विपक्षी पार्टियों ने दिला दी है। ये जो 9 सीटों की जो अगर गणना करते हैं या फिर जो गणित हम समझने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में इसे हम किस तरीके से देख सकते हैं कि क्या बाकी की सीटों पर समाजवादी पार्टी को खुद पर भरोसा था, इन सीटों पर क्या उन्हें भरोसा नहीं था या फिर किसी बात का खौफ था? देखिए एक बात समझिए सुरभि जी, ये कहीं न कहीं से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुशासन और योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नीतियों के ही चलते ऐसा हो रहा है कि आज बीजेपी की रणनीति का ऐसा हिस्सा है कि 9 सीटों पे उसके प्रत्याशी निर्विरोध जीत गए। ये कहीं से न कहीं से ये बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है। चुनाव रणनीति पे लड़े जाते हैं और सीधी सी बात है, रणनीति पे जिस तरह से दिखाई दे रहा है उस तरह से भारतीय जनता पार्टी अग्रसर दिखाई दे रही है। पिछले 2017 की बात करें तो 36 सीटों में से 31 सीटें इस सीट के चुनाव के दौरान 31 सीटें
समाजवादी पार्टी को मिली थी। लेकिन इस बार की स्थिति जो दिख रही है, अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक जो आजमगढ़ का जिक्र कर रहे थे, तो आजमगढ़ में यशवंत सिंह चुनाव के पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने अपने 6 साल के लिए निष्कासित भी कर दिया है। वहां भी चुनाव बहुत रोचक है, और वहां जिस तरह का कड़ा मुकाबला है, वहां भी आप निश्चित समझ लीजिए कि आजमगढ़ में कमल खिलना तय है। आजमगढ़ के विधानसभा चुनाव में तो कमल नहीं खिला, लेकिन एमएलसी के चुनाव में वहां कमल खिल सकता है, उसको रोका नहीं जा सकता है, ये निश्चित मान के चलिए। और जिस तरह से ये हमने आपसे पहले ही कहा, ये चुनाव ग्रामीण क्षेत्र के विकास का चुनाव है, तो ये भी जानिए कि इसमें जनता वोट नहीं करती है, इसमें जनता द्वारा चुने हुए नुमाइंदे इसको वोट करते हैं। और ये ग्रामीण क्षेत्र का विकास का चुनाव है, तो ये भी जनमानस भी जानता है, जनता वहाँ के जो आपके ग्राम प्रधान है और जो बीडीसी मेंबर है, सब जानते हैं कि अगर हमको आगे अपने क्षेत्र का, अपने जिले का, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का विकास करना है, तो अगर सत्ताधारी दल के साथ चलेंगे तभी ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो सकता है। देश की 70% आबादी ग्रामीण बेल्ट में रहती है, तो उसको इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का विकास हर व्यक्ति चाहता है जो ग्रामीण बेल्ट को बिलोंग करता है। और वहाँ बहुत समस्याएं हैं, बहुत सी चीजों की दिक्कतें हैं। हालांकि जिस तरह से बीजेपी ने अमृत पेयजल योजना लागू करके 5 लाख करोड़ की लागू करके घर घर जल पहुंचाने का काम किया, तमाम चीजें वो कर रही है, उसका भी लाभ बीजेपी को मिल रहा है। तो ये जो वहाँ के नुमाइंदे हैं, वो आम मतदाताओं के को भाजन नहीं बनना चाहते, तो ये भी निश्चित समझ लीजिए। और समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए, तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में थी, लेकिन महिलाओं ने, जो 7 करोड़ महिलाएं उत्तर प्रदेश की थी, उन्होंने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, उसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। और जबकि प्रियंका गांधी ने नारा भी दिया था, नारी वो लड़ सकती हो, लेकिन वो नारा टाटा फिस हो गया। और देखिए 7% जो कांग्रेस का वोट शेयर रहा करता था, वो बच के 1.5% आ गया। आज कांग्रेस अपने पतन की ओर अग्रसर है, और वो उसका सुपड़ा साफ हो गया। ये निश्चित मान के चलिए, यही हाल बसपा का हुआ। बसपा का सारा वोटर जो है बीजेपी में शिफ्ट हो गया। 22% वोट दलितों का उत्तर प्रदेश में वो शिफ्ट हो गया। बैकवर्ड 42% है, उसमें भी काफी सेंधमारी की। एंटी कंपेंसिंग का फायदा जरूर मिला, निश्चित मिला। उसके चलते जो है आज समाजवादी पार्टी 111 सीटों पे 111 सीटें उसको विधानसभा में मिली, और उसका वोट परसेंट मिला। तो ये एंटी कंपेंसिंग, तो देखिए आप चाहे कितना भी कोई भी पार्टी कोई काम करे, लेकिन कुछ लोग उससे असंतुष्ट रहते ही रहते हैं, उसको आप इनकार नहीं कर सकते। पिछली बार 312 सीटें भारतीय जनता पार्टी के बाद विधानसभा में थी, इस बार 273 सीटें। ये निश्चित है, और ये इस चुनाव लेकिन फिर भी गौर करने वाली बात तो ये भी है कि देखिए, जिस तरीके से अगर आप जिक्र कर रहे हैं 2017 का भी, तो या फिर 2014 की भी अगर हम बात करते हैं, तो उस दौरान भी या 2017 में भी हमने यही देखा कि जिस तरीके से जो प्रचंड बहुमत मिली थी बीजेपी को, कहीं ना कहीं वोट बैंक में इस बार कमी तो जरूर आई है। तो क्या आम जनता कहीं अपना मूड स्विच करने के इरादे में अगले चुनाव में तो नजर नहीं आएगी? देखिए, नहीं, इसको आप इस तरह से नजरिए से देखिए। कुछ लोग एंटी कंपेंसिंग का जो बहुत से लोग आपके हर कामों से संतुष्ट नहीं होते। आप कुछ भी कर लीजिए, बहुत से लोग उसमें संतुष्ट नहीं होते हैं। और कुछ प्रत्याशियों का चयन, कुछ भारतीय जनता पार्टी ने, जिस तरह से हम लोगों को जानकारी है, भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों के अनुसार करीब 100 सीटें 100 लोगों के टिकट काटे जाने थे जो रनिंग विधायक थे, लेकिन 40-45 लोगों के टिकट बदले गए। तो ये भी एक जो है, उसमें बहुत सा विरोध शुरू हो गया, तमाम पार्टी में अंदरूनी विरोध शुरू हो गया। तो उसका भी कहीं ना कहीं खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा। और नहीं तो अगर उसने किया होता, तो ये भी आप समझ लीजिए, तो ये 300 के पार पहुंच गए होते। तो ये भी एक रणनीति के चलते ये समझिए कि इसके कारण भी थोड़ा ग्राफ में गिरावट आई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से सुशासन योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिया गया, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या को एकदम निस्तारित कर दिया गया। और जैसे ही 25 तारीख को योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली, उसके बाद से आज देखिए आप करीब आज लगभग क्या नाम है 10-15 दिन हो चुके हैं। और जिस तरह से पूरे प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है, अवैध कब्जे, अवैध निर्माण, तमाम चीजों में बुलडोजर चल रहा है। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में अभी 200 लखनऊ विकास प्राधिकरण ने 200 लोगों की लिस्ट तैयार कर ली है। और इस तरह से चीजें हो रही हैं। तमाम अवैध मार्केट, हजरतगंज में तमाम अवैध मार्केट है, लोगों ने कब्जा करके दुकानें बना रखी हैं, तमाम चीजें हैं। तो ये सब पे बुलडोजर चल रहा है। तो ये निश्चित समझ लीजिए, इसका जनमानस इन चीजों को देखता है। आज का समाज ये चाहता है कि उसको सुरक्षा मिले, और स्वास्थ्य, शिक्षा, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, तो इस तरह की चीजों का फायदा निश्चित रूप से बीजेपी को मिल रहा है और आगे मिलेगा। और यही फायदा उसको 2024 की बैतरणी को भी पार करा के देगा। ये निश्चित समझ लीजिए, इसको आप इनकार नहीं कर सकते।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने सुशासन दिया, लाख उनके पार्टी के बहुत से लोग विरोध करते थे, आज वो खुद ही चुनाव हार गए कि वो आज भले डिप्टी सीएम बन गए, वो विरोध करते थे, योगी जी का विरोध भी करते थे, बहुत से लोग हैं जो विरोध करते थे, लेकिन वो चुनाव हार गए। तो ये योगी जी की कहीं ना कहीं नीतियां और मोदी जी का मार्गदर्शन और अमित शाह ठीक का है, जिस मार्गदर्शन तरीके से अभी आपने जिक्र किया कि चाहे पीएम मोदी की बात करें या फिर सीएम योगी की बात करें, क्योंकि हमेशा से उत्तर प्रदेश में वैसे भी डबल इंजन की सरकार का जिक्र होता ही रहता है। ऐसे में सवाल इस बार मेरा आपसे रहने वाला है राजीव जी, क्योंकि अभी जब आपने दोनों मेहमानों को सुना तो वो भी जिस तरीके से बार बार जिक्र कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कोशिश तो कर रही है, लेकिन आम जनता भी कहीं ना कहीं बीजेपी पर अभी भी भरोसा जताए हुए है। एमएलसी चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, बीजेपी को ही बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। 2024 के अगर चुनाव की बात करें और जिस तरीके से अभी अगर 2027 का भी जब जिक्र होता है, ऐसे में जब ये दौर आएगा, क्या हम ये कह सकते हैं कि इस बार जो चुनाव हुए विधानसभा के या जो एमएलसी के चुनाव हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका एक असर आने वाले चुनाव पर भी पड़ने वाला है? क्योंकि आम जनता इसे किस तरीके से देखेगी या फिर किस हिसाब से भरोसा जता रही है पार्टियों पर, ये कैसे समझा जा सकता है? सुरभि जी देखिए, थोड़ा हम पीछे जाना चाहेंगे। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी, उसके बाद से उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जताना शुरू किया, उसके बाद 17 का चुनाव हुआ, 19 का चुनाव हुआ, 22 का चुनाव हुआ, तो एक 40% के आसपास मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा। इस बार तो 2% वोट बढ़ा भी पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में, हालांकि लोकसभा चुनाव की तुलना में कुछ कम हुआ, लेकिन अगर पिछले विधानसभा चुनाव से कंपेयर करें तो 2% वोट भी बढ़ा। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी और मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से अपनी नीतियों का क्रियान्वयन करती है और समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति के पास विकास पहुंचता है, उसको सुरक्षा मिलती है, जैसा कि हमारे साथी अभी पत्रकार ने कहा, तो यह सबसे बड़ा कारण है भारतीय जनता पार्टी की मजबूती का। और आज भारतीय जनता पार्टी राजनीति के जिस शिखर पर खड़ी है 2024 और 27, अगर आज के लिहाज से देखें तो भारतीय जनता पार्टी को हराना बहुत ही मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड लेवल से लेके और हर जगह इस तरह से काम करती है। आप देखिए, जैसे ही चुनाव बीता है, चुनाव बीतने के अगले ही दिन भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर यह समीक्षा होने लगी कि हम जो सीटें हारे वह क्यों हारे, और बाकी पार्टियां अभी हारने से परेशान थी। भारतीय जनता पार्टी ने जीतने का जश्न भी नहीं मनाया और तुरंत अपने स्थानीय कैडर को बुला के इस बात को सुनिश्चित किया कि जहां जहां हम हारे क्यों हारे, और जैसे भारतीय जनता पार्टी के पूर्वांचल में कुछ जगह बहुत बड़ी हार हुई तो वहां पे वो क्यों हारी, और वहां पे आजमगढ़ का जो एमएलसी का चुनाव हो रहा है वो इसी दिशा में एक कदम है कि आजमगढ़ में 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। इसके बावजूद रमाकांत यादव जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उनके पुत्र को टिकट देके वहां एक पूरा इक्वेशन बदलने की कोशिश किया। तो भारतीय जनता पार्टी का जो मेहनत का लेवल है, चाहे वो छोटा चुनाव हो चाहे वो बड़ा चुनाव हो, जिस तरह से मेहनत करती है, कम से कम मेरी दृष्टि में आज के देश में भारत की राजनीति में कोई भी राजनीतिक दल उसके आसपास पहुंचने की स्थिति में भी नहीं है। और अगर ये इसी तरह से चलता रहा तो फिर 24-27 क्या, उसके आगे भी भारतीय जनता पार्टी को हराना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, लेकिन जब आप बीजेपी की जीत की बात करते हैं और ऐसे में आपने कहा कि जिस तरीके से बीजेपी अभी लगातार शिखर पर अपनी बढ़त बनाई हुई है, शिखर पर कायम है, लेकिन सवाल ये भी बन जाता है कि समाजवादी पार्टी ने देखिए तमाम कोशिशें की, चाहे विधानसभा की बात करें या फिर अभी जो एमएलसी चुनाव है, लेकिन ऐसे में आखिर कहां पर एक ऐसी क्या चीज है जो मजबूती एक बीजेपी को मिल रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी की इतनी तमाम कोशिशों के बाद भी आम जनता का भरोसा नहीं जीत पा रही है? कोशिश तो उन्होंने बहुत की। नहीं देखिए, समाजवादी पार्टी ने निश्चित तौर पर पिछले विधानसभा चुनाव में अभी जो बीता है पहले से अच्छा प्रदर्शन किया। अब उसका कारण ये था कि चूंकि बाईपोलर इलेक्शन हो गया और भारतीय राजनीति का एक ऐतिहासिक तथ्य है कि 1984 में कांग्रेस को 415 सीटें मिली, तो उस बार भी 50% वोट उसको नहीं मिला था, यानी कि सत्ताधारी दल के खिलाफ 50% लोग हमेशा रहते हैं। तो बाकी लोग क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोबिलाइज हो गए, इसके लिए समाजवादी पार्टी का कुछ लेवल बढ़ गया। अब समाजवादी पार्टी की जो स्थिति है, 2017 का चुनाव जैसे ही बीता वैसे ही समाजवादी पार्टी कहीं गायब हो गई।
समाजवादी पार्टी से ज्यादा विरोध प्रदर्शन तो प्रियंका गांधी ने किया उत्तर प्रदेश में। भी अलग बात है कि उनका कैडर जमीन पे नहीं, इसलिए उनको सीटें नहीं मिल ठीक पाई। है, लेकिन आप विपक्षी पार्टी को फिर ऐसे में क्या सीख देना चाहेंगे कि बीजेपी से अगर कोई सीखने की बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से दबदबा बना हुआ है बीजेपी का, तो कौन सी ऐसी सीख है जो कि विपक्षी पार्टियां बीजेपी से सीख सकती है? शायद उन्हें क्या पता आगे चल करके कुछ काम आ जाए। देखिए, बीजेपी से अगर एक चीज सीखना है तो मेहनत। भारतीय जनता पार्टी, आपको याद होगा कि नितिन गडकरी ने एक बार कहा था कि हम तो पोस्टर चिपकाते थे। भारतीय जनता पार्टी का नीचे से लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व तक जो है जमीन से उठा कार्यकर्ता ही ऊपर तक जाता है। तो सबसे पहले तो इस बात को इंश्योर करना पड़ेगा कांग्रेस को भी, समाजवादी पार्टी को भी, देश के सारे दलों को, कि पार्टी में जो ऊपर का नेतृत्व है उसका चयन निश्चित तौर पर योग्यता के आधार पर होना चाहिए, परिवार के आधार पर नहीं होना चाहिए। अब मुलायम सिंह यादव जी ने 2012 में पूरा चुनाव लड़ा, वो चुनाव जीते, अखिलेश यादव को सत्ता दे दी। उसके बाद 14 से जब अखिलेश को अपने ऊपर चुनाव लड़ना पड़ा तो आज 22 तक वो कोई चुनाव जीत नहीं पाए। तो सवाल है कि जमीन पर काम करने वाला कार्यकर्ता, जमीन पर काम करने वाली टीम अगर नेतृत्व में रहेगी तब तो पार्टी आगे बढ़ेगी। और जैसा कि अभी मोदी जी ने परिवारवाद के खिलाफ बोला है अभी 2-3 दिन पहले, तो हमारा ये निश्चित तौर पर मानना है कि योग्यता के आधार पर नेतृत्व तय हो, परिवार के आधार पर न हो। और परिवार के आधार पर जब नेतृत्व तय होगा तो इसी तरह के परिणाम आएंगे। आप अन्य प्रदेशों में भी देख लीजिए कि मुलायम सिंह बहुत बड़े नेता थे, अब उनके पुत्र जब आए तो वो प्रभाव नहीं छोड़ पाए। लालू यादव बहुत बड़े नेता थे, उनके पुत्र वो प्रभाव नहीं छोड़ पाए। तो ये निश्चित तौर पर ये देखना होगा कि परिवारवाद को हटाकर जो भी काबिल व्यक्ति हो उसको नेतृत्व दिया जाए और संगठन को निचले स्तर से तैयार किया जाए तो निश्चित तौर पर विकास होगा पार्टी का। ठीक ठीक। पंकज जी, एक इसी पर सवाल मैं आपसे भी लेना चाहूंगी। जिस तरीके से अभी राजीव जी ने इस बात का जिक्र किया कि परिवारवाद की राजनीति, हालांकि पीएम मोदी चाहे सीएम योगी दोनों ही कई बार इस चीज का जिक्र भी कर चुके हैं कि अगर आप परिवारवाद की राजनीति करते हैं तो ये कभी किसी पार्टी के लिए सही साबित नहीं हुआ है। आम जनता भी अब अपनी आंखें खोल चुकी है, उन्हें भी साफ तौर पर चीजें नजर आ रही है कि कौन सी पार्टी सिर्फ अपने परिवार के हित को लेकर के सोच रही है और कौन सी ऐसी पार्टी है जो कि देश हित में काम कर रही है। तो क्या वाकई हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से देखिए कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ हो गया, समाजवादी पार्टी हालांकि अब भी मैदान में टिकी हुई है, मैदान छोड़कर के भागने को तैयार नहीं है, लेकिन परिवारवाद की राजनीति की वजह से ही क्या कहीं ना कहीं विफलता हाथ लग रही है समाजवादी पार्टी को? बिल्कुल ये बात आप समझ लीजिए सुरभि जी, ये बिल्कुल समाजवादी पार्टी इससे अछूती नहीं है। समाजवादी पार्टी में परिवारवाद का ही नतीजा है कि वहाँ काफी लोग, 40-45 लोग उनके परिवार के, मुलायम सिंह यादव के परिवार के विभिन्न पदों पर शोभित रहे और कई साल तक शोभित रहे। और 2017 के चुनाव की बात करें तो 2012 के चुनाव की अगर बात करें तो मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था और पिता द्वारा प्रदत्त राजयोग अखिलेश यादव को मिला और अखिलेश यादव ने 2012 से 17 तक चुनाव में सरकार चलाई। लेकिन अगर उनकी नीतियां इतनी अच्छी रही होती या वो रही होती तो जनमानस ने उनको स्वीकार किया होता और 2017 में उनकी सरकार बनती, लेकिन उनकी सरकार नहीं बन पाई। तो ये भी उनको सोचना चाहिए। समाजवादी पार्टी को चिंतन करने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी से नसीहत देना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह कार्यकर्ता कैडर बेस्ड पार्टी है, जिस तरह से कार्यकर्ताओं का एक विशाल नेटवर्क है। उत्तर प्रदेश के अभी विधानसभा के चुनाव की बात करें, 1,72,521 पोलिंग बूथ थे, हर बूथ पे भाजपा का कार्यकर्ता दिखाई दे रहा था। ये बहुत बड़ी भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है कि उसने कार्यकर्ताओं को जोड़ा रखा और कार्यकर्ता चाहे सत्ता में रहे बीजेपी चाहे न रहे, कार्यकर्ता भाजपा को छोड़ के नहीं जाता। तो समाजवादी पार्टी भी कई वर्षों से उत्तर प्रदेश का प्रमुख विपक्षी दल है, सत्ता में भी 4 बार मुलायम सिंह मुख्यमंत्री रहे, सब कुछ रहे, लेकिन उसके बावजूद कार्यकर्ताओं को जोड़ नहीं पाए। मैं बनारस की बात आपको बताता हूँ। मैं बनारस में राजकुमार जायसवाल जो समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे 12 साल, 10 साल नगर अध्यक्ष रहे, उन्होंने सैकड़ों लोगों को कई चुनाव विधानसभा के लड़ाए और सैकड़ों लोगों को सभासद बनाया। लेकिन इस चुनाव में वो बनारस की प्रमुख सीट उत्तरी विधानसभा से, जहां रविंद्र जायसवाल इस समय विधायक है और मंत्री भी हैं, वो सीट मांग रहे थे। बनारस में जायसवालों की काफी तादाद है, लेकिन 26 दिन लखनऊ में रहने के बावजूद अखिलेश यादव ने उनसे मुलाकात नहीं की और उनको टिकट नहीं दिया। उसका नतीजा है कि उन्होंने 34 साल बाद समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ के बीजेपी ज्वाइन किया और उन्होंने कहा कि अंतिम दम तक मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ रहूंगा। तो इस तरह के लोगों का जाना
भी अखिलेश यादव के लिए नुकसानदायक है। उनको ऐसे लोगों को समय देना चाहिए सबकी। इसी तरह से चंदौली विधानसभा की बात करें, चंदौली में भी यही स्थिति रही। रामकिशन यादव वहां पर सांसद रहे और उसके बाद वहां विधायक भी रहे, उनको भी उनकी भी नहीं सुनी गई। तो इस तरह के बहुत लोग हैं जिसके कारण समाजवादी पार्टी को हार का ठीकरा उसके सर मढ़ा गया। और दूसरी चीज, कार्यकर्ताओं की अनदेखी। आप कार्यकर्ताओं को अगर बना के नहीं रखेंगे तो आप सत्ता नहीं हासिल कर सकते, क्योंकि आज का युग कार्यकर्ताओं का है। 2014 में जब अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उन्होंने कार्यकर्ताओं को जनमानस से जोड़ने के लिए पन्ना प्रमुख बनाया और पन्ना प्रमुख बनाकर बकायदा उसकी कमान संभाली थी। मतलब एक एक वोटर की तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की पहुंच हो। उसी की परिणति है कि आज देखिए भारतीय जनता पार्टी हर राज्यों में बढ़ती जा रही है। नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य अगर आप देखिए वहाँ 25 सीटें जहाँ भारतीय जनता पार्टी का कमल कभी नहीं ठीक पंकज जी, लेकिन आज देखिए पूरी सीटें क्या। ठीक, एक आखिरी सवाल मैं दिलीप जी से लेना चाहूंगी। एक आखिरी सवाल दिलीप जी आपसे रहेगा। देखिए, जिस तरीके से अभी हम एमएलसी चुनाव की बात कर रहे हैं, चाहे विधानसभा चुनाव का भी हमने जिक्र किया, लेकिन अब अगर स्थितियों का हम देखें, सियासी स्थितियों पर अगर नजर डालें तो एक लंबा कार्यकाल कांग्रेस का रहा था। क्या समय कहीं ना कहीं एक बार फिर से सियासत में नया मोड़ लेकर के आएगा? क्या समाजवादी पार्टी का भी कहीं ना कहीं हाल या तो कांग्रेस जैसा हो जाएगा, बीजेपी लगातार इसी बढ़त के साथ अभी और लंबे समय तक के लिए टिकी रहेगी, या फिर बीजेपी का भी पतन आने वाले समय में हो सकता है? देखिए, यह राजनीति की साइकिल है और बीजेपी का जो उदय हुआ है ये 35 सालों के बाद उदय हुआ है। 1980 से जो पार्टी ने एफर्ट करना शुरू किया था, तो 35 साल बाद 2014 में जाकर के इनका उदय शुरू हुआ। तब आज जाकर के भारत पूरी तरीके से प्रचलित है। 47 से लेकर के 2017 तक केंद्र में ज्यादातर 2014 तक केंद्र में ज्यादातर कांग्रेस ने ही राज किया। और याद करिए वो दौर जब यही हाल एक समय भाजपा का हुआ करता था, सिर्फ 2 सांसद हुआ करते थे इनकी लोकसभा में और कांग्रेस के लोग इन पर हंसा करते थे। आज स्थिति पलट गई है। आज यही हाल कांग्रेस का हो गया और भारतीय जनता पार्टी इन पर हंस रही है। और ये साइकिल पलटती है। एक उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो एक दौर मायावती का आया, फिर एक दौर अखिलेश मुलायम सिंह यादव का आया, अब दौर भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने एक नई प्रथा स्टैब्लिश करी, पंजाब में कांग्रेस का दौर खत्म हुआ, आम आदमी पार्टी का दौर शुरू हो गया। ये राजनीति की साइकिल है। इसके लिए ये नहीं कहा जा सकता कि कोई एकदम स्थापित होकर के बैठ जाएगा या भारतीय जनता पार्टी परमानेंट इस देश के ऊपर राज करेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल इसके बाद ये पतन फिर होगा और चीजें पलटेंगी। और जो बात कांग्रेस जैसे भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं से जुड़ने की जो बात है, कार्यकर्ताओं में जितना जुड़ाव है उतना ही रोष भी है। रोष इसलिए होता है कि जब बाहर के लोग पैरासूट से बुला करके टिकट दे दिया जाता है, मंत्री बना दिया जाता है, या जिन पार्टियों की आप बुराई करते हैं, आप समाजवादी पार्टी की बुराई करते हैं, आप कांग्रेस की बुराई करते हैं और वहां के नेता को ला करके आप तुरंत टिकट दे देते हैं, उसको मंत्री भी बना देते हैं। तो ये बात भी कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में उलझन पैदा करती है कि जो शुरू से लगाया, जो जमीनी स्तर का कार्यकर्ता है वो सिर्फ कार्यकर्ता रह जाता है, वो सिर्फ राष्ट्रवाद की बात करता है, उसको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता है। जो बाहर से आता है, जो दूसरी पार्टी का होता है या जो राजनीति में कहीं नहीं है, कभी नहीं रहा है, उसको आपने बुलाया और राजनीति में सरताज बनाकर उसको बैठा दिया। तो ये बातें कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को निराश करती है। ये नहीं कहा जा सकता है कि कार्यकर्ताओं में पूरी तरीके से संतुष्टि है भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि जितनी बड़ी पार्टी होगी कार्यकर्ता उतने ज्यादा होंगे और हर कार्यकर्ता को संतुष्ट कर पाना ये किसी पार्टी के लिए संभव नहीं है। ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, नो डाउट। ऊपर से लेकर नीचे तक का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो बहुत अच्छा है, लेकिन हर कार्यकर्ता अपनी जगह पर संतुष्ट है, ये बात एकदम सत्य नहीं है। ठीक, बिल्कुल सही कहा आपने दिलीप जी। चलिए, समय का थोड़ा अभाव है, इस वजह से आप सभी का बहुत धन्यवाद इस खास चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और बड़ी बहस में जिस तरीके से अभी आपने सुना कि कैसे एमएलसी चुनाव पर भी कहीं ना कहीं अब भी बीजेपी अपना दबदबा कायम किए हुए आने वाले समय में हालांकि क्या होगा, क्योंकि 12 अप्रैल को नतीजे भी सामने आ जाएंगे। समाजवादी पार्टी जहां कह रही है कि उसे जीत मिलेगी, तो वहीं बीजेपी ने पहले ही डंका बजा दिया है। अब देखना यह होगा कि 12 अप्रैल को परिणामों की घोषणा जब होगी तो आखिर किसका परचम लहराएगा। फिलहाल इस बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।